नमस्ते दोस्तों, टेंसर एनालिसिस में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है और प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ट्रा वेरिएंट पढ़ने के बाद अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो है हमारा को वेरिएंट वेक्टर। ये कोवेरिएंट वेक्टर के बारे में, क्योंकि वो वाला लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था और मैं नहीं चाहता कि आप कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट में कंफ्यूज हो, इसलिए आज हम लोग इसको बना देते हैं पार्ट 3। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस की कि कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या होता है और कोवेरिएंट क्या होता है। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने कॉन्ट्रा वेरिएंट की डेफिनेशन जानी। अब बचता जो है वो है हमारा कोवेरिएंट। तो हम लोग कोवेरिएंट को समझते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें भी हम लोग दो सिस्टम लेंगे। हमने कहा ठीक है जी, एक सिस्टम बना लेते हैं। पहले ये हम लोग ब्लू पेन से बना रहे हैं सिस्टम 1, जो कि n डायमेंशनल स्पेस है। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। ये हमारा कैसा है, n डायमेंशनल स्पेस। अब इसमें ये है हमारा x1, ये है हमारा x2, ये है हमारा x3। ये हम इसको क्या कहेंगे, सिस्टम 1। अब क्या करिए, आप इस सिस्टम 1 में, यानी कि एक दुनिया है ये, जैसे अपनी अर्थ है वैसे ये भी एक अर्थ की तरह देखिए, यहां पर n क्वांटिटीज रहती हैं। हमने कहा अच्छा, और कैसे रहती हैं, a सबस्क्रिप्ट 1, a सबस्क्रिप्ट 2, a सबस्क्रिप्ट 3, ऐसे a सबस्क्रिप्ट n। जो हम डिनोट कर रहे हैं उन क्वांटिटीज को, वो कैसे यूज कर रहे हैं, यूजिंग सबस्क्रिप्ट। तो पहले लिखते हैं उसको, क्योंकि आज हम लोग फॉर्मली डिफाइन करने वाले हैं कोवेरिएंट वेक्टर को। तो कंसिडर n क्वांटिटीज कैसे लिए हमने, a सबस्क्रिप्ट i, जहां पे i हमारा 1, 2 से लेके कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, क्योंकि हमने n क्वांटिटीज ली हैं। क्योंकि हम कहां पे हैं, n डायमेंशन स्पेस में। और यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल कितने हमारे पास वेरिएबल हैं, xn। अब ये कहां पे लिए हमने, सिस्टम 1 में। तो अब यहां पे भी स्पेसिफाई करिए, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x1, x2 से लेके कहां तक, xn तक। हमने कहा अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेट इज इन अदर वर्ड्स द क्वांटिटीज, ये जो क्वांटिटीज है हमारी, द क्वांटिटीज, क्या क्वांटिटीज है हमारी, a1, a2, कितनी है, an। ये जो क्वांटिटीज है इनको मान लेते हैं कि ये फंक्शंस हैं। बी फंक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स x1, x2 से लेके xn। तो क्या कहने का मतलब है कि ये जो n क्वांटिटीज हैं, आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शंस हैं, किनके, कोऑर्डिनेट्स के, x1, x2, xn के। कैसे, अच्छा आप बताइए, आप जहां पे रहते हो आप वहां के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हो। तो ये जो n क्वांटिटीज हैं ये कहां पे रह रही हैं, सिस्टम 1 में। जब कौन गवर्न करता है सिस्टम को, ये वेरिएबल्स, n वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल इधर उधर हिलेगा तो यहाँ की क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शंस है, तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास ai है इन जनरल कोई भी, तो वो फंक्शन होगा x1 का, x2 का, xn का। मीन्स कि आप यहाँ की जो क्वांटिटीज है उनको आप किस में एक्सप्रेस करोगे, इन वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो जब थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, मतलब कि आप डिपेंड किस पे कर रहे हो, इन वेरिएबल्स पे। तो वही मैंने कहा कि आपने कंसीडर करी n क्वांटिटीज, कहां पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम x1, x2, xn में। या ये भी कह सकते हो कि ये फंक्शंस हैं ऑफ द कोऑर्डिनेट्स x1, x2, xn यहां तक। अब बात आती है कि कोवेरिएंट
ये जो क्वांटिटीज हैं इनको आप क्या बोलोगे, कंपोनेंट होंगे, किसके, कोवेरिएंट के। यहां पे मैं लिखूं कि द फंक्शंस, बहुत आराम से हम लोग डेफिनेशन देखी, एक एक लाइन वर्ड, एक एक वर्ड को अच्छे से फोकस कर रहे हैं, जिससे आपको डेफिनेशन याद ना करनी पड़े, आप अपने आप से भी लिख सकें, अपने आप से भी एक्सप्लेन कर पाओ। तो आप क्या कह रहे हो कि ये जो फंक्शंस हैं, द फंक्शंस ए आई, क्या है, ये हमारे फंक्शंस तो हैं, तो ये बोले जाएंगे कि आप इनको कह सकते हो कि ये कंपोनेंट होंगे, आर कॉल्ड the components of the covariant vector if they, तो ये जो आपके AI हैं, ये जो n क्वांटिटीज हैं हमने सेलेक्ट की हैं सिस्टम 1 में, ये कंपोनेंट्स कहलाएंगे कोवेरिएंट वेक्टर के कब, जब आप इन n क्वांटिटीज को दूसरे सिस्टम में ले जाओगे, या आप जब इन n क्वांटिटीज को दूसरे सिस्टम में भी देखोगे, जो अभी हम डिफाइन करने वाले हैं, कि आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द कोवेरिएंट वेक्टर इफ दे आर transformed to another coordinate system, जो कि कैसा है, अभी बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं उसको, कि जो हमने सिस्टम लिया है, जो दूसरा सिस्टम है, उसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं हमारे, x बार 1, x बार 2, ऐसे करते करते कितने, x बार n। हमने कहा अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम यूजिंग द लॉ, बाय द लॉ। वो लॉ क्या है, ये जो कंपोनेंट्स जब दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो तब ये जाके हम लोग को पता चलेगा कि ये कंपोनेंट कब कहलाएंगे कोवेरिएंट वेक्टर के। आप जरा देखिए इसको, सिस्टम 1 बनाया मैंने ब्लू पेन से, तो सिस्टम 2 को बनाते हैं हम लोग रेड पेन से। देखिए जरा इसको बनाते हैं जी। अब एक हमारे पास एक अर्थ थी, एक अर्थ के जैसा एक और प्लैनेट ले आए हम लोग, इसको आप ऐसे समझिए। सेम बिल्कुल यहाँ पे भी हवा पानी सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि x बार 1, x बार 2, x बार 3, ऐसे चलते चलते ये x बार है। तो अब देखिए यहां हमने क्या किया, एक सिस्टम से जब आप दूसरे सिस्टम में गए, तो जब हम लोग गए तो जो क्वांटिटीज है वो तो एज इट इज वैसे ही ट्रांसफर होंगी, बट क्या है यहाँ पे देखने का नजरिया बदल जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। अब आपको ये क्वांटिटीज A1, A2, A3 की तरह नहीं दिखेंगी। ये अब आपको यहाँ पे क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, जहां पे आप रहते हो वहां के रूल फॉलो करते हो। अब आप रह रहे हो सिस्टम 2 में, और सिस्टम 2 के वेरिएबल्स आपको पता है कैसे हैं, x बार 1, x बार 2, x बार n की तरह। तो यहाँ पे जो n क्वांटिटीज होंगी वो दिखेंगी कैसे, अब A1 दिखेगा आपको कैसा, A बार 1, A2 कैसे दिखेगा, A बार 2, A3 कैसा दिखेगा, A बार 3, ऐसे An कैसे दिखेगा, A बार n, ऐसे दिखेंगे। तो अब ये जो n क्वांटिटीज यहां से यहां जब ट्रांसफॉर्म हुई, मतलब कि यहां से यहां जब आपने देखा इनको कि अरे ये तो A1 था, अब यहाँ पे A बार 1 दिख रहा है, तो ये जो मेथड होगा इन n क्वांटिटीज को ऑब्टेन करने का, मीन्स कि अगर आप ये n क्वांटिटीज को बना पाते हो, बना पाने मतलब कि ऑब्टेन कर पाते हो, किसकी हेल्प से, यहां की n क्वांटिटीज की हेल्प से, तब आप कहोगे कि एक स्पेसिफिक लॉ को यूज करके तब आप कहोगे कि ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो क्वांटिटीज यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये कंपोनेंट्स कहलाएंगे कोवेरिएंट वेक्टर के। अब बात आती है कि कोवेरिएंट वेक्टर, ये कंपोनेंट्स कोवेरिएंट वेक्टर का क्या मतलब। तो जो हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, यहाँ पे मैंने पार्ट 2 कर दिया, ये पार्ट 3 है बच्चों, क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट हम लोगों का पार्ट 2 था। तो अब बात आती है कि एक कोवेरिएंट के कंपोनेंट का क्या मतलब। तो देखिए जरा, हुआ ये, हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि अरे कि बेसिस और कंपोनेंट की आपस में नहीं बनती, किस केस में, कॉन्ट्रावेरिएंट में।
मतलब कि लड़ाई है। बट अगर हम क्या करें कि जैसे आप 2D में आपको जब मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था उसी में बताया, तो मैं तो सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। तो पार्ट 3 में आपको कुछ भी एक चीज एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप देखते आ रहे हैं पूरे कंटिन्यूएशन से। फिर भी मैं अगर आपको रिकॉल कराऊं तो देखिए जरा, अगर आपके पास एक सिस्टम है एक्स और वाई जहां पे कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स के अलॉन्ग बेसिस वेक्टर है E1 और वाई के अलॉन्ग बेसिस वेक्टर है E2, हमने कहा ये ठीक है। अब आपने क्या किया, ये कुछ ऐसा सिस्टम है ऐसे। अब हमने क्या किया, हमने इसी सिस्टम को थोड़ा रोटेट कर दिया तो एक नया सिस्टम बन गया। अब देखने का तरीका बदल गया यहां से। अब आपको एक्स वाई ना दिख के हमने ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे एक्स प्राइम और वाई प्राइम हो। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हुए बेसिस फैक्टर भी चेंज हो गया साथ में। अब E1 आपको E1 प्राइम और E2 आपको E2 प्राइम दिखने लगा। तो आपको कॉन्ट्रा वेरिएंट में बताया था बच्चों मैंने, और आपने जैसे यहां पे एक वेक्टर ले लिया OP, तो वही वेक्टर यहां पे भी होगा, क्योंकि वेक्टर को तो हम लोगों ने टच भी नहीं किया है। हमने तो बस अपना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपने वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। मतलब कि पहले आप अपने सिस्टम OP वेक्टर को आप इस सिस्टम के हिसाब से लिख रहे थे, अब आप इस सिस्टम के हिसाब से लिख रहे हैं। तो आप देखें कि कोई भी वेक्टर होता है AE1 प्लस BE2 में, अगर आप देखें तो ये जो E1 E2 है ये आपके क्या कहलाते हैं, बेसिस, और ये A और B क्या कहलाते हैं, आपके कंपोनेंट। मतलब कि आपका वेक्टर दो चीजों से मिलकर बन रहा है, बेसिस और दूसरा कंपोनेंट। कॉन्ट्रा वेरिएंट में क्या हो रहा था कि जब बेसिस इंक्रीज करता था तो कंपोनेंट डिक्रीज कर जाता था, मतलब कि अपोजिट काम करते थे। बट जब यानी कि वहां पे लड़ाई चल रही थी, अब क्या किया हम लोगों ने, कंपोनेंट और बेसिस में हो गई है फ्रेंडशिप, ये दोनों दोस्त हो गए। मतलब कि कंपोनेंट एंड बेसिस ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इन सेम मैनर, ट्रांसफॉर्म इन सेम मैनर। सेम मैनर का मतलब क्या कि अगर बेसिस इंक्रीज करे तो कंपोनेंट इंक्रीज करे, अगर बेसिस राइट में जाए तो कंपोनेंट भी राइट में जाए, अगर बेसिस टॉप पे जाए तो कंपोनेंट भी टॉप पे जाए, अगर बेसिस डाउन जाए तो कंपोनेंट भी डाउन पे जाए। सॉरी बच्चों फॉर द डिस्टर्बेंस, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर बेसिस क्या करे, इंक्रीज, तो कंपोनेंट भी इंक्रीज करे, अगर बेसिस डिक्रीज करे तो कंपोनेंट भी डिक्रीज करे। मतलब कि दोस्ती हो गई है बहुत तगड़ी वाली, यानी कि कैसे कि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, बिल्कुल ऐसा सिस्टम हो गया है। बहुत पक्के दोस्त हो गए। मतलब कि अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हो तो अगर बेसिस बढ़ता है तो कंपोनेंट बढ़ता है, अगर बेसिस घटता है तो कंपोनेंट भी घटता है। ऐसा सिस्टम अगर आ जाए तो आपकी ये जो कंपोनेंट होते हैं तब क्या कहलाते हैं, कोवेरिएंट। क्या कहलाते हैं, कोवेरिएंट। तो अगर बेसिस यूज करता है सबस्क्रिप्ट तो कोवेरिएंट कंपोनेंट भी क्या यूज करेगा, सबस्क्रिप्ट। मीन्स कि अगर बेसिस यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट तो कंपोनेंट क्या यूज करेंगे, ये भी आपके सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था बहुत अच्छे से। तो अगर आपको कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग कोवेरिएंट कंपोनेंट, कौन से कोवेरिएंट, तो आप क्या यूज करोगे कि आप कोवेरिएंट कंपोनेंट को सबस्क्रिप्ट से दिखाओगे। कैसे, x1 E1 प्लस x2 E2 ऐसे दिखाओगे। तो आपने जब कंपोनेंट के लिए भी सबस्क्रिप्ट यूज की तो हम लोगों को टेंसर में ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि आप क्या बताने की मैसेज कन्वे कर रहे हो कि यहाँ पे बेसिस और कंपोनेंट में है फ्रेंडशिप, इसलिए ये आपके जो कंपोनेंट्स ये कोवेरिएंट है। बट अगर हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करने लगते हैं तो क्या होता कि बेसिस और कंपोनेंट में है लड़ाई, इसलिए जो कंपोनेंट है ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है, मतलब कि यूज कर रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट। बट हम लोगों ने कॉन्ट्रा वेरिएंट का केस पढ़ लिया, तो आज हम लोगों का कौन सा केस है, कोवेरिएंट का। तो आई होप अब आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि हम लोगों ने इंटेंशनली यहां पे सबस्क्रिप्ट मेंशन की है, क्योंकि हम लोग क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इन एन क्वांटिटीज को कंपोनेंट्स बताना है हमें, किसका, कोवेरिएंट का। तो अगर आपको कंपोनेंट्स बताना है कोवेरिएंट का तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट। तो यहां पे इसीलिए हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट यूज की। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम लोग सबस्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं यहां पे। अब देखिए यहां के n क्वांटिटीज जब यहां पे आई तो
अगर ये ट्रांसफॉर्म होती है कुछ ऐसे कि जैसे कि बेसिस बढ़े तो कंपोनेंट भी बढ़े, इस फॉर्म में, मतलब कि कंपोनेंट और बेसिस ट्रांसफॉर्म हो अगर सेम मैनर में, तो वो कंपोनेंट हमारा कोवेरिएंट कंपोनेंट कहलाता है। तो कोवेरिएंट कंपोनेंट कहलाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट। तो अब देखिए, आप सिस्टम 1 में थे, ट्रांसफॉर्म हुआ सिस्टम 2 में आए, तो ये n क्वांटिटीज हमारी कंपोनेंट कहलाएंगी कोवेरिएंट वेक्टर के। अगर ये कुछ ट्रांसफॉर्म होते हैं इस हिसाब से, देखिए कैसे, जो क्वांटिटीज आपको सिस्टम 2 की तो क्वांटिटीज पता नहीं है, हमें तो दी गई सिस्टम 1 की क्वांटिटीज, तो हमें ऑब्टेन कौन सी करनी है, सिस्टम 2 की। तो सिस्टम 2 की जो ऑब्टेन करनी है उनको लिखिए, तो ए सब स्क्रिप्ट आई बार, क्योंकि सिस्टम 2 की जो n क्वांटिटीज है या जो n कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूजिंग बार सिस्टम, जिससे हम लोगों को डिस्टिंक्शन है कि कौन सिस्टम 1 का है कौन सिस्टम 2 का है। हमें ये क्वांटिटीज ऑब्टेन करनी है। अब किसकी हेल्प से ऑब्टेन करनी है, सिस्टम 1 में हमें दी हुई है n क्वांटिटीज, उनकी हेल्प से, तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू से। तो ए सब स्क्रिप्ट जे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सारा कंफ्यूजन यहां से आता है कि कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट में हम लोग सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सिस्टम को पार्शियली डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में रखना है और कौन से को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में रखना है। तो को वेरिएंट के केस में सिस्टम 1 जहां की n क्वांटिटीज से आप n क्वांटिटीज सिस्टम 2 की बना रही हो, वहां के वेरिएबल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में रखना है आपकी, मतलब कि डेल एक्स जे। और जहां की n क्वांटिटीज बना रहे हो वहां उस सिस्टम के वेरिएबल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में रखना है, मतलब कि डेल एक्स बार आई, दैट्स इट। ये आपका, अगर कोई भी कंपोनेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो करता है तो वो कंपोनेंट आपको कौन सा कहलाएगा, वो कंपोनेंट आपका कहलाएगा कोवेरिएंट का कंपोनेंट। मींस कि जिस n क्वांटिटीज को ऑब्टेन करना है उनको लिखिए, जिनकी हेल्प से ऑब्टेन करना उनको लिखिए। कंफ्यूजन इसमें आएगा, तो मैंने क्या किया, डिस्टिंक्शन रहे, ब्लू और रेड, ब्लू और आपको रेड मार्कर से डिस्टिंक्शन कराया कि जिस सिस्टम से आप बना रहे हो उस सिस्टम के वेरिएबल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में रखिएगा, जहां के बना रहे हो वहां के वेरिएबल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में रखिएगा। और ये क्या है, जे हमारा डमी इंडेक्स है, तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के हिसाब से हमने ऐसे लिखा, वरना अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, ए बार आई को आप लिखोगे, क्योंकि जे हमारा डमी इंडेक्स है तो समेशन किसके ऊपर होगा, ओवर जे। तो ये होगा A1 डेल x1 डेल x बार आई प्लस A2 डेल x2 डेल x बार आई। ऐसे चलते चलते कहां तक जाओगे, n तक, क्योंकि n वेरिएबल्स है, तो an डेल xn अपॉन डेल x बार आई। बट आइंस्टाइन ने कहा इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग समेशन कन्वेंशन जानते हैं, तो सिंपली यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू समेशन कन्वेंशन। तो आई होप आपको ये चीज रिमेंबर है। रिमेंबर कैसे रहेगी, ये भी मैंने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एक चीजें आपको याद है। ऐसा ना हो कि लेक्चर खत्म हो आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कंफ्यूज होते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट में। तो पॉइंट नंबर 1 हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर आपको कोवेरिएंट के कंपोनेंट रिप्रेजेंट करने तो आप क्या यूज करोगे, सबस्क्रिप्ट। तो यहां पे सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अ सबस्क्रिप्ट is always used to indicate components of कॉन्ट्रा वेरिएंट। यहां पे हम लोग कॉन्ट्रा तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कोवेरिएंट पढ़ रहे हैं। तो
कोवेरिएंट, मतलब कि a subscript is always used to indicate components of covariant vector. कोवेरिएंट वेक्टर। सेकेंड पॉइंट कि आप कोवेरिएंट वेक्टर को आप कोवेरिएंट टेंसर भी बोल सकते हो, बट अगर आप कोवेरिएंट टेंसर बोलते हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है किस रैंक का है। तो रैंक का क्या मतलब है कि रैंक का मतलब होता है कि रैंक ऑफ द टेंसर, rank of the tensor is defined as the total number of indices per component। पहले सबसे पहले हम लोग को रैंक डिफाइन करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे ए हमारा कंपोनेंट है, इसमें कितने इंडिसेस यूज किए हैं आपने, पर कंपोनेंट देखने कितने इंडिसेस यूज हुए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जे है। यहाँ पे देखिए ए बार आई, तो यहाँ पे ए बार हमारा क्या है, कंपोनेंट है। कितने इंडिसेस यूज करने पड़े, एक, सिर्फ और सिर्फ आई। मतलब कि अगर पर कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिसेस आप यूज कर रहे हो तो आप इसको क्या कह सकते हो। थर्ड पॉइंट जो कि है मेरा कि अ कोवेरिएंट वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, क्योंकि आप देख सकते हो कि पर कंपोनेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिसेस यूज कर रहे हैं, जे। अगर यहाँ पे जे के साथ के भी लगा होता तो 2 हो जाते, बट यहाँ पे एक ही यूज हो रहा है, तो इसलिए आप क्या कहोगे कि ये कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 1 का। अब बात आती है इसको याद कैसे करें, दिमाग में कैसे रखें। तो आपको पता है कि एक काम करिए, ट्रिक की तरह, एजे तो आप ऑलरेडी जानते हो कंपोनेंट है। ये जो डेल एक्स जे है, मतलब कि जिस सिस्टम की हेल्प से आप अपने एन क्वांटिटीज बना रहे हो, उस सिस्टम के जो वेरिएबल्स को आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया, जैसे डेल एक्स जे, इसको आप एज अ बेसिस ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करो, बेसिस की तरह। आप जानते हो कोवेरिएंट के केस में कंपोनेंट और बेसिस में फ्रेंडशिप होती है। तो अगर कंपोनेंट न्यूमरेटर में है तो बेसिस कहां, डिनोमिनेटर में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो अपने दोस्त का साथ निभाएगा, वो भी न्यूमरेटर में रहेगा। मतलब कि कंपोनेंट जिस सिस्टम से आप बना रहे हो उस सिस्टम का कंपोनेंट न्यूमरेटर में, वहां के वेरिएबल को पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसको भी आपको कहां पे रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। मतलब कि कंपोनेंट और जिस सिस्टम के वेरिएबल को पार्शियली डिफरेंशिएट किया, दोनों आपकी कहां रहेंगे, न्यूमरेटर में। कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या हो जाता है कि जिस सिस्टम से आप बना रहे हो वहां के वेरिएबल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके आप डिनोमिनेटर में रखते हो। बट वो कब कैसा आपने आपको बताया कि जब लड़ाई है, अब दोस्ती है तो दोनों साथ रहेंगे, इस सिस्टम की चीजें अपने साथ पकड़ के रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक को डिनोमिनेटर में छोड़ देंगे, जाओ डिनोमिनेटर में, नहीं नहीं नहीं, दोनों चीजें ऊपर रहेंगी क्योंकि दोनों में है दोस्ती। कब, जब आप कोवेरिएंट का वेक्टर, आपको फील कराने के लिए मैं दोस्ती वर्ड यूज कर रहा हूं, ये सब, जिससे आपके माइंड में रहे ये चीजें। अब आपको आई होप कोवेरिएंट वेक्टर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है कि आप कोवेरिएंट का वेक्टर आपने कहां डिफाइन किया। तो बच्चों ये जो कंपोनेंट्स हैं, अगर ये आपने कह दिया कि ये कोवेरिएंट कंपोनेंट है, तो अगर जब भी आप इनको बेसिस वेक्टर के साथ मिला के कंबाइन करके लिखोगे तो क्या बनाएंगे, कोवेरिएंट वेक्टर। क्योंकि कोवेरिएंट वेक्टर कोई अपनी तरफ से नहीं बनता, वो डिपेंड करता है आप कंपोनेंट कैसा ले रहे हो। अगर मेरा कंपोनेंट कोवेरिएंट है तो वेक्टर भी क्या बनेगा, कोवेरिएंट वेक्टर। तो इसलिए आपको बताया कि ये जो n क्वांटिटीज है ये हमारी कोवेरिएंट की वेक्टर की कंपोनेंट कब कहलाएंगे, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी करता है कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो बेसिस और कंपोनेंट एक ही सिस्टम में बिहेव करेंगे। दैट्स इट, बस। अब आ जाती है बात एग्जाम्पल की। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखिएगा। एग्जाम्पल है मेरा कि जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट अगर आपको नहीं पता है
तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप ग्रेडियंट के बारे में जान सकते हैं। मैंने आप वेक्टर कैलकुलस में उसके बारे में बताया हुआ है। ये जो ग्रेडियंट होता है, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, नेमली हम नाम लिख लेते हैं फाई, यहां पे हमने कंसीडर कर लिया फाई, ठीक है। ये हमारा होता है इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। ये जो ग्रेडियंट होता है स्केलर फंक्शन का, ये हमारा कोवेरिएंट टेंसर होता है रैंक 1 का। इसको समझते हैं। हमारे पास दो सिस्टम दिए हुए हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए जैसे मैंने वहां पे किया था, एक रिलेशन डेवलप किया कि ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड है कि लेट x1 x2 xn एंड x बार 1 x बार 2 x बार n, ये क्या है, बी आर कोऑर्डिनेट्स इन अ, अब मैं बैठ जाता हूं जिससे आपको बोर्ड पूरा दिखे, इन अ बी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट in two different n-dimensional अब आप समझ गए होंगे सिस्टम 2 है, n-dimensional system and having an independent relation। कहने का क्या मतलब है कि सिस्टम 2 के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, एक तरह से फंक्शंस हैं। ये जो सिस्टम 1 है, यहां के वेरिएबल्स, मतलब कि यहां का हर एक वेरिएबल को आप एक्सप्रेस कर पाते हो इन एन वेरिएबल्स के टर्म्स में। अगर आप ऐसा सिस्टम हमने लिया है कि जहां पे इस सिस्टम 2 के जितने भी वेरिएबल्स हैं, यू कैन एक्सप्रेस देम इन दी फंक्शंस ऑफ दीज एन वेरिएबल्स। तो अगर आप देखें इन जनरल, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं बच्चों, कि x बार आई जो है वो एक तरह से क्या है, फंक्शन है xi का, मतलब कि जो फंक्शन है किसका, x1 x2 xn। मतलब कि यहां पे अगर थोड़ा सा भी मेरा x बार 1 वेरिएबल अगर थोड़ा सा भी हिलता डुलता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिस्टम 1, क्योंकि यहां का हर एक वेरिएबल आपका फंक्शन किसका, इन एन वेरिएबल्स का। हमने कई बार स्पेसिफाई किया कि हैविंग एन इंडिपेंडेंट रिलेशन। तो ऐसा मैंने एक सिस्टम जनरेट किया, ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ के वेरिएबल्स को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो यहाँ के वेरिएबल्स। तो xi का मतलब आई हमारा 1 to n, ये हम लोग ऑलरेडी टेंशन में बात कर चुके हैं जब हम लोग समेशन कन्वेशन पढ़ रहे थे। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा बच्चों, ये जो आपका स्केलर फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने फाइल लिया हुआ है, ये अगर आप सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ये नहीं चेंज होता, जो एक यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे भी है। मतलब कि आपने सिस्टम चेंज किया बट जो सोल है, जो आत्मा है उसकी, वो नहीं चेंज होती। तो इसको हर तरह ऐसे देखिए इनवेरिएंट है। ये जो फाइल, जो सिस्टम 1 में कुछ फंक्शन होगा x1 x2 xn का, और जो फाई बार की तरह अगर आप देखें जो कि x बार 1 x बार 2 फंक्शन सिस्टम 2 में आपको वो फाई बार की तरह दिख रहा होगा, जो कि फंक्शन होगा x बार 1 x बार 2 x बार n। तो ये दोनों इक्वल होंगे। यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं कि सिंस फाई इज अ स्केलर फंक्शन, फाई हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन। अब मैं सोच रहा हूं कि नीचे का आपको दिखेगा कि नहीं, मैं इसको डाउन कर देता हूं थोड़ा।
हाँ अब ठीक है, ओके। अब जरा देखिए बच्चों, आप क्या करें, ये जो आपका सिस्टम 2 में आपका ये जो 5r है, ये स्केलर वैसे तो दोनों इक्वल है, आप इसको क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट। डेल 5r डेल x बार i, डेल x बार i थे, तो आपका ये कैसा होगा, या इसको ऐसे ना करके आप क्या करें, सिस्टम 1 में जो हमारा फाई फंक्शन है उसका आप ग्रेडियंट निकालिए। तो डेल फाई, अगर आप किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं वो हमेशा क्या आता है, एक वेक्टर आता है। तो डेल फाई हमारा क्या है, एक वेक्टर है। अब यही हमारा वेक्टर क्या बनेगा, कोवेरिएंट वेक्टर, क्योंकि इसके कंपोनेंट क्या होने वाले, कोवेरिएंट। तो इसका डेल फाई अगर आप देखें तो इसको आप कैसे लिखोगे, डेल फाई अपॉन डेल x1 डेल फाई अपॉन डेल x2, क्योंकि आप सिस्टम 1 में हो तो वहां पे n वेरिएबल्स कौन से, x1 x2 xn, तो उन सबके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। तो ये डेल फाई अपॉन डेल xn, और यही जो फंक्शन आपको सिस्टम 2 में 5r की तरह दिख रहा है, अगर इसका आप करेंगे ग्रेडियंट निकालेंगे तो कैसा होगा, डेल 5r, ये कुछ आपका ऐसा होगा, डेल 5r अपॉन डेल x बार 1, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे x बार 1 x बार 2 के हिसाब से, ये डेल 5r डेल x बार 2, और ऐसे ये डेल 5r डेल x बार है। अब देखिए ये जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स सिस्टम 1 में कुछ किस हिसाब से हैं, हाँ यहां पे मैं लिख देता हूं, components of del phi is given by हमने यूज किया a सबस्क्रिप्ट i, ये क्या है, कंपोनेंट्स, ये हमारा वेक्टर है, इसके ये कंपोनेंट्स है, किस फॉर्म में है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, अब सिस्टम 2 में यही वेक्टर हमें कैसा दिख रहा है, डेल फाई बार, तो इसके कंपोनेंट कैसे हैं, डेल फाई बार अपॉन डेल एक्स बार। तो आप कैसे लिखोगे, वेयर एज components of del phi bar is given by इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करो, a बार i, ये कुछ ऐसे है, डेल फाई बार अपॉन डेल x बार i। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पे जो फंक्शन है फाई बार फंक्शन, ये किसके इक्वल है, फाई के, क्योंकि फाई हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन है, और फाई इज इनवेरिएंट, तो ये चेंज नहीं होता, इज इनवेरिएंट। तो अगर आप a बार i, जो कि क्या है हमारा, डेल फाई बार डेल x बार i, इसको आप ये भी लिख सकते हो, डेल फाई अपॉन डेल x बार i। और आप जानते हैं कि यहां पे ये जो फंक्शन है फाई, एक तरह से फंक्शन फाई बार जो है वो फंक्शन किसका है, x बार 1 x बार 2 x बार 3 x बार n, और ये x बार 1 x बार 2 किसके फंक्शन, x1 x2 x2 के। तो आप इसको यूजिंग चेन रूल आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल फाई डेल x1 अपॉन डेल x बार i प्लस डेल फाई डेल x2 यूजिंग चेन रूल बच्चों, डेल x बार i, फिर डेल फाई डेल x3 अपॉन डेल x बार i। कैसे चल चलते कहां तक जाओगे, क्योंकि आप ये जो फाई है ये फंक्शन है कुछ ऐसे, देखिए आप ये फाई आप कह रहे हो फंक्शन है x बार 1 x बार 2, ठीक है, या आप ऐसे देखो ये फाई आप कह रहे हो फंक्शन है x बार का,
एक्स बार फंक्शन किसका है, एक्स का। तो सब तो वही चीज है, यहाँ पे क्वेरी कहने का मतलब है कि आपकी चीजें हमने ऐसा सिस्टम ही लिया है। तो जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो यूजिंग चेन रूल, तो आप x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियली, x3 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, और लास्ट में डेल फाई अपॉन डेल एक्सएन, क्योंकि n वेरिएबल्स, डेल एक्सएन अपॉन डेल एक्स बार आई। तो अगर आपने कहा आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन जानते हो, तो इस पूरे टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, डेल फाई डेल एक्स जे डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई। तो अब बच्चों आप जानते हैं कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे ये क्या है हमारा, एक तरह से कंपोनेंट ही तो है, बस यहाँ पे इंडेक्स आई की जगह जे यूज कर रहे हैं। तो सिंपली आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए जे डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई। तो अगर आप यहां पे देखिए, अब यहां पे स्पेस खत्म हो गया है, तो यहां पे आप इसको देखिए, हमें प्रूव करना है ना, हमें बताना है ना कि जो ग्रेडियंट होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन का या स्केलर फंक्शन का, वो हमारा क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर। तो ए बार आई जो कि क्या है हमारा बच्चों, अब यहां पे देखिए किसके इक्वल है, ए बार आई हमने कहां पे बताया, इसके इक्वल है ए जे डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई। अब बच्चों इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जरा आप ध्यान से देखो और कंपेयर करो, इसको आप कंपेयर करो आप इससे। ए बार आई मतलब कि जहां की क्वांटिटीज ऑब्टेन करनी उनको लिखिए, जहां जिसकी हेल्प से ऑब्टेन करना उनको लिखिए। कोवेरिएंट कंपोनेंट कब कहलाएगा, कि जहां से ऑब्टेन कर रहा है उस सिस्टम के वेरिएबल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में रखा, जहां के ऑब्टेन कर रहा है वहां के वेरिएबल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में रखा। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इट इज अ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन है कोवेरिएंट वेक्टर का, तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे इनको शॉर्ट में एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स बार आई इज इक्वल टू डेल फाई डेल एक्स जे ए बार आई की जगह डेल फाई डेल एक्स बार आई, और ए जे की जगह डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स बार आई। तो ये हमारे क्या हुए कंपोनेंट्स, कौन क्या कहलाएंगे, तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे क्या है हमारा, जो कि ए जे, ये क्या है कंपोनेंट है, कौन सा, कोवेरिएंट वेक्टर का। और डेल फाई क्या हुआ है सर, हमारा डेल फाई क्या हो गया, कोवेरिएंट वेक्टर, और ये हमारे लिए कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, यानी कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर का। तो आज हम लोगों ने कोवेरिएंट वेक्टर के बारे में पढ़ा, ये पढ़ा कि हमारा जो ग्रेडियंट होता है स्केलर फंक्शन का एक वेक्टर होता है, और एक ऐसा वेक्टर होता है कोवेरिएंट वेक्टर होता है या कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 1 का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इन केस इसमें कोई डाउट हो या कोई पार्ट ना क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।